Good morning, student. Today's our topic is India and the Cold War. India और कोल्ड वॉर की जो रिलेशन है, उस रिलेशन को कि इंडिया और कोल्ड वॉर का क्या रिलेशन है, क्योंकि हमें जो भी कुछ पढ़ना था वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ना था। और इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में हम ये चीज़ पहले से भी मैं डिस्क्राइब नाइन कंट्रीज़ को हम डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। देखिए, इंडिया और कोल्ड वॉर का एक ऐसा रिलेशन रहा कि न्यूली फ्री कंट्रीज के फॉर्म में इसने वर्क किया। और किसी दो चीज़ों को हम यहाँ पर दो फोल्डर हैं जिन पर हम बात करेंगे। एट वन लेवल इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंसेस। एक तो इंडिया का कोल्ड वॉर से रिलेटेड पहला स्टेप तो ये था कि जो टू अलायंसेस थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर, इससे न्यूली जो बॉर्न कंट्रीज हैं, फ्री कंट्रीज हैं, चाहे वो अफ्रीकी हो, चाहे वो लैटिन अमेरिकी हो, चाहे वो एशियाई कंट्री हो, उनको इन अलायंसेस से दूर रखना। ठीक है। दूसरी बात, क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही कोल्ड वॉर के अंदर उसका रोल क्या था? सेकेंड ये था कि it raised the foundation for the against the newly decolonized countries became part of these alliance। जो नई कंट्रीज थी, जो न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्री थी, जो उपनिवेशवाद से अलग हुई थी, वो अगर इन दोनों में से किसी भी अलायंस के साथ अटैच होती तो इंडिया उसको अपोज करता, उसकी बुराई करता कि आपने ये गलत किया है। क्योंकि हम नेम कंट्री होने के वजह से, उनका लीडर और फाउंडर कंट्री होने की वजह से हम इसको लीड कर रहे थे कि कोई भी कंट्री, कोई न्यूली जो डीकोलोनाइज्ड कंट्री है, वो कंट्री किसी भी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर जो दो ब्लॉक्स बने हुए हैं उनसे अलायंस नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इनका रोल, इंडिया का जो रोल था वो यही नहीं था कि इनसे यूएसए और यूएसएसआर से जो न्यू कंट्रीज है, डीकोलोनाइज्ड हैं, उनको अलग रखना ही नहीं था। इसके अलावा दोनों ही जो यूएसए और यूएसएसआर है, इनके बीच में एक मीडिएटर की फॉर्म में वर्क कर रहा था, नेम लीडर होने के, नेम कंट्रीज का, नेम ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होने की वजह से। तो हमारे सामने दो तीन बातें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, क्योंकि कोल्ड वॉर और इंडिया का जो रोल है इंटरनेशनल लेवल पर, उसके लिए इंडिया की जो पॉलिसी थी वो ना तो नेगेटिव थी ना ही पॉजिटिव थी, ना ही किसी तरह, ऐसा नहीं था नेगेटिव कि इन दोनों अलायंसेस से कनेक्ट होना है, ना ही बिल्कुल ऐसा था कि इन दोनों के साथ कनेक्ट नहीं होना है, बल्कि एक ऐसी पॉलिसी थी जिससे कि जो डीकोलोनाइज्ड कंट्री है वो अपना डेवलपमेंट कर सके। और नेम लीडर्स और नेम कंट्रीज का फाउंडर होने की वजह से इंडिया ने ये काम अपनी एक पॉजिटिव वे में अपना एक रोल प्ले किया, नेम कंट्री का लीडर होने की वजह से। ठीक है ना। तो कोल्ड वॉर में पहली बात तो न्यूली जो डीकोलोनाइज कंट्री थी उनको इन दोनों अलायंसेस से दूर रखा। दूसरी बात, अगर कोई कंट्री इनका अलायंस कर भी लेती थी तो उनको इंटरनेशनल लेवल पर यह समझाने की कोशिश करता था कि आपने ये गलत किया है। एक दूसरी बात, इंडिया ने थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से रोका, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत सारे लेवल पर क्या क्या एक मीडिएटर की फॉर्म में वर्क किया। तो इंडिया का कोल्ड वॉर का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रहे जिसको मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ कि फर्स्ट तो जो नेम कंट्रीज हैं उनकी वजह से इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पर जो डिसीजन न्यू कंट्रीज और इंडिया के फेवर में जो ले रहे थे, उनको लेने में वो अपने आप को कैपेबल हुआ इंडिया नेम कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होने की वजह से। ठीक है ना। और उन्होंने जो भी सुपर पावर्स थी उन सुपर पावर्स से अपने देश को अलग रखा। दूसरी बात, इंडिया ने हमेशा इस तरह की कंडीशंस रखी कि वो कोई भी
एक किसी भी सुपर पावर्स के अगेंस्ट अगर कोई आने की कोशिश कर रहा था या सुपर पावर्स के अगेंस्ट अगर कोई जाए, अगर कोई भी कंट्री एक इस सुपर पावर्स के अगेंस्ट जाता है तो ऐसा नहीं, इनके बीच में मीडिएटर के फॉर्म में वर्क किया। ये इंडिया का रोल रहा है। इसके अंदर इंडिया को ये महसूस हो रहा था कि जो सुपर पावर है, जो नेम कंट्रीज हैं, उनकी अगर कोई वॉइस है, कोई इस तरह के इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई वॉइस है तो उस वॉइस को वो लोग साइड में ना करें और हमारी बात भी इनसे सुनी जाए, क्योंकि हम भी 1947 में डिकोलोनाइज्ड हुए थे। डिकोलोनाइज का मतलब जो लगातार लंबे समय से 200 ईयर्स तक हम एक कॉलोनियल स्टेट रहे ब्रिटेन के, और उनसे हम अलग हुए। और मैंने आपको ये पहले भी बताया कि इस तरह की अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी, एशियाई कंट्री बहुत सारे थे जो कि डिकोलोनाइज हुए थे। ठीक है, तो या इस नेम कंट्रीज के लीडर होने की वजह से इनका बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन इंडिया की ये जो पॉलिसी थी, ये जो नेम के फॉर्म में कि ये कहा था कि हम अलग रखेंगे, इससे ऐसा हुआ कि इसकी किसी तरह से इनको क्रिटिसाइज भी किया जाने लगा। इंडिया की जो पॉलिसी, उसको क्रिटिसाइज करने के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो क्रिटिसाइज जो करे थे, जो क्रिटिक्स थे, उनका एक लॉजिक था कि इंडिया और नेम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, उनकी कोई पॉलिसी, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, इनका कोई ऐसा सेटअप नहीं है जिस पर कि ये अपने आप को आगे जाके एक्टिव कर सके। इंटरनेशनल लेवल पर इन नेम कंट्रीज का कोई भी फेवर लेने का कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो कि नेम कंट्रीज का फेवर लेता। ठीक है, इनके जो सेकेंड लॉजिक दिया जाता है इनके अगेंस्ट, नेम ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, इंडिया का जो बिहेवियर था अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, अपने इस थॉट को लेकर कि हम नॉन अलाइन रहेंगे, इसको लेकर के वो लगा कि पार्शियलिटी है उसके अंदर, वो एकदम एस्टैब्लिश्ड नहीं है उस चीज़ को लेकर। क्यों नहीं है? क्योंकि 1971 में इंडिया ने यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी कर ली, एक ट्रीटी की, और ऐसा माना जाने लगा कि इस ट्रीटी करते ही 20 इयर्स की ट्रीटी की यूएसएसआर के साथ, ऐसा माना जाने लगा कि इंडिया जो है उसने अपने आप को अलाइन कर लिया है यूएसएसआर के साथ। ठीक है, इसी समय की बात है कि यूएसए के साथ जो पाकिस्तान है वो अलाइन था, तो ऐसा माना जाने लगा कि ये जो नेम है, ये नेम ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोलैप्स हो गया है, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, इंडिया अपनी बात पर ही एस्टैब्लिश नहीं है, तो ऐसा माने जाने लगा। तो इंडिया का कोल्ड वॉर में, लेकिन फिर भी कोल्ड वॉर में एक ऐसे रोल प्ले किया नेम कंट्रीज ने, और आज भी इनका, मैंने आपको बताया था कि इनका काम, जो नेम कंट्रीज हैं उनका रोल सिर्फ इतना नहीं था स्टूडेंट्स कि वो मीडिएटर का ही वर्क कर रहे थे या फिर अलायंस ही बना रहे थे। जिन कंट्रीज का अलायंस ये बन रहा था, यानी कि 120 कंट्री आज इसके अंदर है, उनका मोटिव, और ये कोलैप्स हो चुका है, ये सब कोलैप्स हो चुका है, कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है। आज प्रेजेंट टाइम में भी इनको ये बहुत रिलेवेंट है। रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि एक ऐसा इंटरनेशनल स्टेज ऐसे कंट्रीज को मिला है जो कि अभी डेवलप नहीं है, अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस में चल रहा है, उनका प्रोसेस में है, उनके लिए एक ऐसा जहां इकोनॉमिकली, सोशली बहुत सारी चीज़ों को वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक ऐसी फॉर्म के रूप में काम आ रहा है। ठीक है, तो नेम के लिए कह सकते हैं कि हाँ, इसकी कुछ प्रिंसिपल्स सेट नहीं होते थे इंटरनेशनल लेवल पर, उन पर ऐसा लगने लगा कि इंटरनेशनल लेवल पर ये डुअल सिस्टम में वर्क कर रहा है, एक तरफ तो मना कर रहा है अलायंस होने के लिए, दूसरी तरफ 1971 में यूएसएसआर के साथ अलायंस हो रहा है, तो ऐसा लगा रहा कि ये फेक है, इस तरह की बातें उठने लगी और इसको क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन फिर भी इनका कोई जो नॉन अलाइन कंट्री है उसने कोल्ड वॉर के समय में अपने मन में एक इस तरह की एक लोगों को एक ऑप्शन
दोनों प्रेजेंट किया हमारे सामने कि अगर हम इनके और इनके साथ नहीं अलाइन होते तो हम अपने आप को अलग से अपने डेवलपमेंट के लिए इन दोनों से बेनिफिट लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि अपने आप को, ये ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे कि अपने आप को बिल्कुल ही इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेटेड कर लिया जाए, ऐसा नहीं था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये चैप्टर क्लोज होता है इंडिया के रिलेशन के साथ। ओके, थैंक यू।